नमस्कार, हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा शो जिसके जरिए हम आपको बताएंगे दुनिया की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। वो खबरें जिन्होंने पूरे हफ्ते दुनिया भर में बटोरी हैं सुर्खियां। खबर का हर पहलू, हर विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे। आज सबसे पहले नेशन टू नेशन में हम बात करेंगे सीरिया की, जहां अमेरिका ने एक साथ 70 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। एक हफ्ते पहले आतंकी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अब अमेरिका ने अपना बदला लिया है, और ऐसा बदला जो आतंकियों के लिए बुरे सपने को सच होने जैसा है। इसके अलावा बात करेंगे ट्रंप के बैटल वार्निंग की। अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने समंदर से लेकर आसमान तक वेनेजुएला की घेराबंदी कर दी है। ऐसे में क्या अब दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर है? हम इसकी हर अपडेट आपको देंगे। साथ ही बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए संसद से सड़क तक घमासान छिड़ा है। इसके अलावा कैसे एक हिंदू युवक को भीड़ ने ईश निंदा के गलत आरोप लगाकर मार डाला, इस पर भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा दुनिया की हर बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेशन टू नेशन। सीरिया की जमीन एक बार फिर से धमाकों से दहल उठी है। सीरिया में अमेरिका ने एक साथ 70 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने इस हमले से आतंक पर करारा प्रहार किया है और संदेश दिया कि अमेरिका पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीरिया में 2 सैनिकों और एक ट्रांसलेटर की मौत के बाद ट्रंप ने खुली चेतावनी दी थी कि हम बदला लेंगे, और अब ऐसा ही हुआ है। अमेरिका ने शुक्रवार को सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 70 ठिकानों पर हवाई हमले कर उन्हें तबाह कर दिया। इस हमले में F-15 ईगल विमानों, A-10 थंडरबोल्ट विमानों और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सैनिकों पर हमले के एक हफ्ते बाद अमेरिका का ये वार सटीक और जोरदार था। तो आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले हुए हैं। हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये हमले आईएस के गढ़ों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए कहा कि सीरियाई राष्ट्रपति इस अभियान का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी आतंकवादी अमेरिका पर हमला करने या धमकी देने की हिम्मत करेगा, उन्हें पहले से कहीं ज्यादा कड़ा जवाब मिलेगा। And I'm also pleased to announce that just 2 hours ago, we hit the ISIS thugs in Syria who were trying to regroup after their decimation by the Trump administration 5 years ago. We hit them hard. I ordered a massive strike on the terrorists that killed our 3 great patriots last week. 2 soldiers, 1 interpreter, all great people. And it was very successful. It was precision. We hit every site flawlessly, and we are restoring peace through strength. We're all over the world. ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक पिछले शनिवार को मध्य सीरिया के पालमायरा शहर में हुए हमले के जवाब में शुरू किया गया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक इंटरप्रेटर की मौत हो गई थी। हमलावरों ने अमेरिकी और सीरियाई सुरक्षा बलों के एक काफिले पर हमला किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सभी हमलावर ढेर कर दिए गए। इस हमले में 3 अन्य अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए थे। आसाद रेजिम के फॉल के बाद दिसंबर 2024 में लेवेंट का सिक्योरिटी लैंडस्केप काफी बदल चुका है। आईएसआईएस के पास अभी टेरिटरी नहीं है, लेकिन ग्रुप खत्म भी नहीं हुआ है। 2025 में आईएसआईएस ने अपना स्ट्रैटेजी शिफ्ट किया है और अब एक मोबाइल और डिसेंट्रलाइज्ड इंसर्जेंट फोर्स के रूप में काम कर रहा है। सीरिया में ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के रैपिड एक्सपेंशन के साथ सिक्योरिटी गैप्स क्रिएट हुए हैं। आईएसआईएस यूज कर रहा है इस अनगवर्न स्पेसेस को फॉर रीग्रुपिंग, रीट्रेनिंग और फाइटर्स के मूवमेंट के लिए। ये स्ट्राइक्स यूएस और पार्टनर फोर्सेस पर हुए अटैक के बाद आए, और ये दिखाता है कि मिलिट्री प्रेशर अभी भी बना हुआ है, भले कि ग्लोबल फोकस कई और शिफ्ट पर हो।
ट्रू प्रेजेंस के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस टारगेटेड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहा है। इसका फोकस टेरिटरी कैप्चर पर नहीं बल्कि इंटर अटैक्स, डिजिटल रिक्रूटमेंट और लो लेवल वायलेंस पर है। लेकिन लॉन्ग टर्म इंसर्जेंसी का रिस्क अभी भी बना हुआ है। आईएसआईएस डिफीटेड नहीं है, वो इवॉल्व हो रहा है। इस एक्शन पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि यह किसी नए युद्ध की शुरुआत नहीं है बल्कि उन लोगों के खिलाफ है, जवाब है एक तरीके से, जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों को मारा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका अपने लोगों की रक्षा से कभी पीछे नहीं हटेगा। सीरिया में अमेरिका ने जिस तरह पूरी ताकत के साथ हमला किया, उससे साफ है कि वो आतंकियों को कड़ा संदेश देना चाहता है। और वहीं इस हमले में अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक माने जाने वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद यह बड़ा एक्शन हुआ है। F-15 ईगल, जिसे अमेरिकी नौसेना की रीढ़ कहा जाता है, इस हमले में सबसे आगे था। F-15 की हवाई युद्ध में क्षमता शानदार है और इसमें शक्तिशाली रडार भी लगा है जो काफी दूर से ही दुश्मन को पहचान लेता है। यह हवा से हवा और जमीन पर हमला कर सकता है। इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है जो इसे अचूक बनाता है। लंबी ऑपरेशनल रेंज इसे दूर तक हमला करने में सक्षम बनाती है। और आपको बता दें कि इसके अलावा A-10 थंडरबोल्ट विमानों का भी इस हमले में इस्तेमाल हुआ है। A-10 थंडरबोल्ट जमीनी हमलों के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसलिए इसके हमले बेहद घातक होते हैं। इसमें शक्तिशाली 30 mm तोप लगी है जिससे यह कम ऊंचाई पर स्थिर उड़ान भरने में सक्षम होता है। A-10 थंडरबोल्ट कठिन परिस्थितियों में भरोसेमंद विमान माना जाता है। और आखिर में अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। यह दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। उन्नत नाइट विजन सिस्टम, बख्तरबंद कॉकपिट, अचानक हमला करने की क्षमता और खराब मौसम में भी उड़ने की क्षमता इसे दुश्मन के लिए काल बनाती है। जानकारों के अनुसार अमेरिका ने संदेश दे दिया है कि ISIS के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। अमेरिका ने सीरिया में ISIS के 70 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया। ये उन 2 अमेरिका सैनिक और एक दुभाषी की मौत का बदला था, जिसके बारे में ट्रंप कहा कि इसके और अटैक किए जाएंगे, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ISIS का हथियार, एम्यूनिशन और उनके लड़ाके मारे गए हैं, जिसमें अमेरिका की एयरफोर्स, आर्टिलरी, हेलीकॉप्टर्स सभी ने हिस्सा लिया है। और ट्रंप का एक कहना है कि हम इसमें काफ़ी तरह से सफल हुए। ये भी बताया जाता है कि इसमें जॉर्डन की एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया है और इन इलाकों पर हमला किया है। अल बशर की सरकार के बाद से ये देखा जाए तो इस समय में जो वहाँ मौजूदा सरकार है वो इन हमलों के विरोध में नहीं है और उनका साथ दे रही है। पाल्मीरा, देर ए जोर, रक्का सहित 70 जगहों पर अमेरिकी बमों ने आतंकियों पर कहर बरपाया। इसके लिए 100 से अधिक सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने IS के बुनियादी ढांचों पर और हथियारों को निशाना बनाया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कई आतंकी कैंप, हथियारों को डिपो और सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में अमेरिका के साथ जॉर्डन भी शामिल था। जॉर्डन के F-16 विमान ने अमेरिकी विमानों के साथ इस मिशन में भागीदारी की है। वेनेजुएला में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई जारी है और पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स की तस्करी में शामिल 2 बोट पर अमेरिका ने हमला किया, जिसमें 5 लोग मारे गए। हमले के बाद अमेरिकी दक्षिणी कमान ने हमले का वीडियो साझा कर कहा, दोनों बोट से ड्रग्स तस्करी की जा रही थी। ड्रग्स के खिलाफ ट्रंप के द्वारा चलाए गए अभियान में अब तक मरने वालों की संख्या 104 हो गई है। पूर्वी प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में अमेरिकी हमलों को देखते हुए वेनेजुएला ने अब अपनी जहाजों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया है। और इस बीच अमेरिका ने, आपको बता दें कि वेनेजुएला के तट से दूर एक तेल टैंकर को जब्त किया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने युद्ध विभाग के सहयोग से इस तेल टैंकर को पकड़ा, जो आखिरी बार वेनेजुएला में डॉक किया गया था। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। ये 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार है जब अमेरिका ने वेनेजुएला के पास ऑयल टैंकर को रोका है। वेनेजुएला ने अमेरिका पर तेल टैंकर की चोरी और चालक दल के अपहरण का आरोप लगाते हुए इस घटना की निंदा की है।
और आपको बता दें कि यूएस की जो तैयारी है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये हमला हुआ है और जो तेल टैंकर है उनको रोकने की कोशिश यहां पर की गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल टैंकर को घेरा गया और घेरने के बाद में उस पर कब्जा किया गया। सीधे तौर पर ये बात अमेरिका कह रहा है कि हम हमारी इस तरीके की कार्रवाई जारी रखेंगे। तो अमेरिका के पास दुनिया के शक्तिशाली ऐसे लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि इस तरह की गतिविधियों, इस तरह की घटनाओं का सामना करने में वो पूरी तरीके से सक्षम है। और ये वीडियो के जरिए हम समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है नीचे, मतलब कम ऊंचाई पर भी ये हेलीकॉप्टर एक तरीके से उड़ सकता है। और आपको बता दें कि यूएस की इस तैयारी को देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। वेनेजुएला पर किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। आपको बता दें कि समंदर में वेनेजुएला की घेराबंदी हुई है। वेनेजुएला के करीब यूएस की बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। यूएस का आरोप वेनेजुएला से अमेरिका में ड्रग तस्करी का लगाया गया है। समंदर में ड्रग तस्करों पर अमेरिका के लगातार हमले जारी हैं और यूएस स्ट्राइक में अब तक 104 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और आप रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका पहले ही वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ा चुका है। कैरेबियाई क्षेत्र में हजारों अमेरिकी सैनिक, युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए हैं। अमेरिका अब तक कथित ड्रग तस्करी से जुड़े 29 नावों को नष्ट करने और 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा कर चुका है। अमेरिका की नजर वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर भी है, जो दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं, लेकिन प्रतिबंधों के कारण उत्पादन काफी कम है। अमेरिका और वेनेजुएला की टेंशन काफ़ी बढ़ गई और अमेरिका ने वहाँ पे अपना एयरक्राफ्ट कैरियर प्यूर्टो रिको के पास भेजे, जहाँ से वेनेजुएला उनकी रेंज में आ जाता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है कि इसके साथ और कई शिप्स, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, फाइटर सभी वहाँ पे और बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद रहते हैं, जो एक बड़ी ताकत होता है। और इसकी पुष्टि की गई है कि ये जो घेराबंदी और मजदूरों को बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार से ड्रग्स की सप्लाई अगर अमेरिका के अंदर होती रही तो ये ठीक नहीं है, और ये उसी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। जबकि मादुरो का कहना है कि ये शायद वहाँ के ऑयल के लिए अमेरिका ऐसा कर रहा है। मादुरो ने भी अपनी सेनाओं को, अपने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। और अब बात करेंगे ट्रंप की बैटल वार्निंग की। रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 से अब तक जारी है। इस जंग में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद युद्ध अभी तक रुक नहीं पाया है। और एक तरफ जंग रोकने के लिए बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। Well, they're getting close to something, but I hope Ukraine moves quickly. I hope Ukraine moves quickly because Russia's there. And, every time they take too much time, then Russia changes their mind. 27,000 soldiers were killed last month. Think of that. What do you think of that, doctors? 27,000, it's like a half a football stadium, were killed in 1 month. उधर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा है कि रूस जंग खत्म नहीं करना चाहता। रूस अगले साल भी जंग जारी रखेगा। रूस से यूरोपीय देशों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए नेशन टू नेशन के साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर।
खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नेशन टू नेशन और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पुतिन का नया ब्लूप्रिंट क्या है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कीव के साथ पश्चिमी देश शांति वार्ता में क्रेमलिन की मांगों को खारिज करते हैं तो रूस यूक्रेन में अपनी मौजूदगी को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूसी सेना ने पूरी फ्रंट लाइन पर रणनीतिक रूप से कब्जा कर लिया है। रूस की सेना युद्ध में माहिर है। रूस की सेना की तरह दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं है। और इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन साल के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों का जवाब देते हुए नजर आए, जिसमें पुतिन ने कहा कि वो रूस यूक्रेन जंग को तुरंत खत्म करने के लिए तैयार है। रूस यूरोप के खिलाफ नहीं है। अगर यह खबर फैलाई जा रही है कि रूस यूरोप पर हमला करने वाला है तो यह पूरी तरह से गलत है। Вы создали, ну не вы лично, конечно, западные политические деятели создали сегодняшнюю ситуацию своими руками и продолжают нагнетать обстановку. Постоянно говорят о том, что они готовятся к войне с Россией. Но вы живете у нас, насколько я знаю, не один год. Готовы с вами работать. И с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединенными Штатами. Но на равных, при уважительном отношении друг к другу. Кстати говоря, если в конце концов на это выйдем, то выиграют от этого все. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौता नहीं चाहता है। वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन रूस को डोनबास देने से मना कर रहा है। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डोनबास पर यह पूरा पीस प्लान अटका हुआ है। ज़ेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दी है। अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं ज़ेलेंस्की, यानी कि अमेरिका उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी दे। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को डोनबास छोड़ना होगा, डोनेस्क से सेना पीछे हटानी होगी और अमेरिका ज़ेलेंस्की डोनबास छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका अपील कर रहा है लेकिन ज़ेलेंस्की इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि रूस ने युद्ध विराम के लिए क्या-क्या शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि लुहांस्क और डोनेस्क रूस को मिले और साथ ही उन्होंने कहा है कि अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी युद्ध विराम होना चाहिए। ये तमाम सारी शर्तें हम आपको बता रहे हैं। अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी युद्ध विराम हो, ये रूस की शर्तें हैं यूक्रेन के सामने। साथ ही ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता ना दी जाए। हालांकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की इस पर थोड़ा लचीला रुख अपनाए हुए हैं। यूक्रेन में शांति सेना की तैनाती ना हो, ये भी पुतिन कह रहे हैं। साथ ही फ्रंट लाइन से अपने हथियार हटाए नाटो। सीधे तौर पर ये बड़ी शर्तें युद्ध विराम के लिए रूस ने यूक्रेन के सामने रखी हैं। लुहांस्क और डोनेस्क रूस को ना मिले, लेकिन एक तरीके से जो ज़ेलेंस्की हैं वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि मैं अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी रूस को नहीं दूंगा। जानकार मानते हैं कि रूस यूक्रेन जंग अब जल्द ही समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि रूस अपनी शर्तों से पीछे हटने वाला नहीं है और ज़ेलेंस्की भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है।
पुतिन ने काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कुछ बातें साफ कर दी कि रशिया शांति के लिए तैयार है, और उन्होंने कहा कि जो इलाका उन्होंने कब्जा किया, यानी कि पूर्वी यूक्रेन के जो प्रदेश है वो रशिया के पास रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि यूक्रेन किसी भी हालत में नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, वो नाटो के सैनिक यूक्रेन में नहीं आएंगे, और अमेरिका के साथ वो तैयार है। लेकिन इस समय में जो सबसे बड़ा रोल आया है वो कहना कि यूरोपियन यूनियन या नाटो के बाकी देश हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन रशिया की जो ज़मीन वाली बात है उसको माने, साथ साथ एक बिना सुरक्षा गारंटी के वो पीस के लिए तैयार नहीं है। और आइए अब आपको जरा मैप के जरिए समझाते हैं कि रूस यूक्रेन के किन इलाकों पर नियंत्रण चाहता है और कब्जे वाले कौन कौन से इलाके छोड़ने के लिए तैयार है। अब मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रूस जो है वो पूरा जो इलाका है, लुहांस्क, डोनबास और डोनेस्क। डोनबास को ऐसे समझिए कि लुहांस्क और डोनेस्क से मिलाकर के ये पूरा डोनबास बनता है। अब रूस चाहता है कि डोनबास जो है वो यूक्रेन रूस को दे दे। उसके बदले में रूस ने यह भी शर्त सामने रखी है कि यदि यूक्रेन डोनबास रूस को दे देता है तो जापोरिजिया और खार्किव, जिस पर अभी रूस का नियंत्रण है, वो रूस उस नियंत्रण को छोड़ने के लिए तैयार है, और उसके बदले में वो डोनबास को डोनेस्क चाहता है। क्रीमिया पर बहुत पहले ही रूस अपना आधिपत्य जमा चुका है। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की के सामने ये शर्त है, या तो वो डोनबास को छोड़ दें, डोनबास यदि वो रूस को दे देते हैं तो वो जापोरिजिया और खार्किव जो है रूस वहां से अपना नियंत्रण हटा देगा। लेकिन साफ तौर पर जो ज़ेलेंस्की हैं वो इस शर्त को मानने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी रूस को नहीं दूंगा। और आइए बात करते हैं अगली खबर की, और बात बांग्लादेश की। उस्मान हादी को कल सुपर्दे खाक कर दिया गया। हादी के जनाजे में शनिवार को लाखों लोग शामिल हुए। इस हत्या के बाद उठा उबाल और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है, और इसके साथ ही प्रदर्शनकारी एक्शन न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। छात्रों ने उस्मान हादी की हत्या के बाद भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़कर संसद भवन में प्रवेश किया। दूसरी तरफ अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हादी, हम आपको विदाई देने नहीं आए हैं, आप हमारे दिलों में बसे हैं और हमेशा के लिए, जब तक बांग्लादेश अस्तित्व में रहेगा, आप सभी बांग्लादेशियों के दिलों में रहेंगे। इसे कोई नहीं मिटा सकता। सरकार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि हिंसा के लिए भीड़ को खुली छूट किसने दी है। चुनावों के ऐलान के बाद जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, क्या इससे चुनावों पर असर पड़ेगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब अब समय ही दे पाएगा। और इस बीच बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के अधिकारियों के अनुसार इस मामले में ईश निंदा के सबूत नहीं मिले हैं। बांग्लादेश में नृशंस हत्या के इस मामले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। दीपू चंद्र दास पर उनकी फैक्ट्री में एक मुस्लिम सहकर्मी ने ईश निंदा का आरोप लगाया था। 18 दिसंबर की रात को भीड़ ने दास को पीट कर मार डाला और उनके शव को पेड़ से लटकाकर सरेआम आग लगा दी। इस सिलसिले में बांग्लादेशी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दीपू चंद्र दास पर लगे आरोपों का कोई सीधा सबूत नहीं है। अधिकारी ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाद में पूछताछ के आधार पर 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बीच कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने दास की बेरहमी से हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और समुदाय की चुप्पी पर गहरी चिंता जताई है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने हिंदू युवक की भीड़ द्वारा हत्या को दुखद बताया और कहा कि ढाका में लोकतंत्र की फिर से वापसी होनी चाहिए। इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। और
ये भी है कि हमारे स्थायी कमेटी जो है संसद में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विदेश कार्यक्रम, हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए। उनका चुनाव भी आने वाला है फरवरी महीने में, और हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र वापस आए। लेकिन इस हाल में जैसे चीजें चल रहे हैं, ये बहुत चिंतित बात है। और अब बात उस खबर की जिसका सरोकार 7 समंदर पार अमेरिका जाकर अपने सपनों को पूरा करने वाले हर शख्स का है। अगर आप H-1B वीजा पर अमेरिका जाकर काम करना चाहते हैं तो अब सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि आपके परिवार का सोशल मीडिया अकाउंट भी जांच के घेरे में होगा। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जारी एक नए आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया की जांच होगी। H-1B वीजा से पहले जांच अब अनिवार्य होगी, जिसका हिस्सा अब परिवार के सदस्य भी होंगे। पहले छात्रों और एक्सचेंज वीजा के लिए होती थी ये जांच, लेकिन अब ये सभी पर लागू कर दी गई है। और आपको बता दें कि अब सरकार सभी H-1B आवेदकों और उनके आश्रितों की सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। ऐसा पहली बार है जब H-1B वीजा के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच को आवश्यक किया गया है। H-1B वीजा के एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप का होना जरूरी है, यानी किसी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया हो। इसके अलावा स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन यानी कि किसी काम में आप माहिर होने चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इसके लिए कोटा भी तय कर रखा है, यानी हर साल एक तय संख्या में ही वीजा मिल सकेंगे। ज्यादा मांग होने पर लॉटरी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि 70% H-1B भारतीय प्रोफेशनल्स को जारी किए जाते हैं। और अब बात उस आसमानी योद्धा की जिसने भारतीय सेना की मारक क्षमता में कई गुना की बढ़ोतरी की है। भारतीय सेना को अमेरिका से 3 और लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी कर दी गई है। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स के दूसरे बैच की डिलीवरी भारत को सौंप दी है। इसके साथ ही सेना को अब सभी 6 हेलीकॉप्टर्स मिल गए हैं। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका के साथ 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का सौदा किया था, जो अब पूरा हो गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को दुनिया के सबसे बेहतरीन मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। भारी मारक क्षमता और युद्ध क्षेत्र में डटे रहने की खूबियों के कारण अपाचे हेलीकॉप्टर्स को फ्लाइंग टैंक के नाम से भी जाना जाता है। यह हेलीकॉप्टर्स अमेरिकी सेना की भी रीढ़ माने जाते हैं और अमेरिका ने कई देशों में ऑपरेशन के दौरान इनका इस्तेमाल किया है। क्यों खास है ये हेलीकॉप्टर, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि मारक क्षमता और मजबूत कवच के कारण उड़ता हुआ टैंक अपाचे हेलीकॉप्टर्स को कहा जाता है। इसमें 30 mm की M230 चैन गन लगी है, जो 1 मिनट में 625 राउंड फायर कर सकती है। हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस है। 70 mm के 76 हाइड्रा रॉकेट भी इसमें लगे हैं। साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर्स में लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार लगा है, जो एक साथ 128 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इसमें पायलट हवा में ही ड्रोन्स को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही ये किसी भी मौसम और रात में मिशन को अंजाम देने में पूरी तरीके से सक्षम है। और इसके उन्नत सेंसर अंधेरे में भी दुश्मन को साफ देख सकते हैं और थर्मल इमेजिंग की मदद से उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इसकी बनावट ऐसी है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। तो ये नेशन टू नेशन में आज तमाम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।